तो हेलो बच्चों, चलिए आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संक्षेपण, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है और ये महत्वपूर्ण है आप लोगों का। ठीक है, संक्षेपण इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, दोनों में से किसी एक को करना होता है, एक को छोड़ना होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संक्षेपण के मतलब समझिए पहले क्या होता है। संक्षेपण का अर्थ है ना कि आपको संक्षेप में करना है, जो भी आपको दिया रहेगा ना उसे शॉर्ट में लिखना है। तो किस तरीक़ा से लिखेंगे आज इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग करेंगे तो बिल्कुल सही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो संक्षेपण के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संक्षेपण किए कैसे जाते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को करना है कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, इसे आप लोग को काउंट करना है, गिनना है और गिन कर उसमें 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से भाग देंगे हम लोग। ठीक है ना, तो गिनते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल 102। ठीक है ना, तो 102 बटा में 3 कर देंगे। ठीक है ना, 3 से डिवाइड करना है आपको और जितना भी आए उसमें लगभग में आपको लिखना है। 1-2 अंक इधर उधर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 का 9, 3 4 12 34। हाँ, 34 अंक में आपको इसको लिख देना है, 34 अंक होना चाहिए लगभग। ठीक है ना, 1-2 अंक इधर उधर हो ना तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या है, संक्षेपण का मतलब समझते हैं सभी लोग कि करना क्या है उसमें कि जो भी दिया गया कुछ ऊपर का लिखेंगे, कुछ नीचे का लिख देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको इसको पढ़कर समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा कि ये कह क्या रहा है, उसके बाद अपने लैंग्वेज में उसे लिख दीजिएगा, अपने तरीक़ा से उसे लिख दीजिएगा। यही संक्षेपण होता है। जैसे चैप्टर का सारांश नहीं लिखते हैं हम लोग, तो पूरे चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में उसका एक सारांश लिखते हैं। चैप्टर होता है 10 पेज 15 पेज का, उसका सारांश लिख देते हैं हम लोग 1 पेज 1.5 पेज में। ठीक है ना, मतलब ऐसा कि 1-1.5 पेज पढ़ने के बाद भी पूरे चैप्टर समझ में आ जाए। शॉर्ट, जैसे मूवी का ट्रेलर होता है ना, या पूरे मूवी को एक शॉर्ट में दिखा दिया जाता है कि यही आपका मूवी है। ठीक है ना, उसी तरीक़ा से सारांश होता है आपका, सारांश हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पढ़कर समझते हैं कि सारांश में जो है वो क्या दिया गया है। सारांश में सारांश है कि हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जो कि दूसरे के लिए प्रेरणा का अजस्त स्रोत एक हो। मैं मतलब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर है कि हमारा चित्र ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। ठीक है ना, ये प्रेरणा का स्रोत हो है। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत हो। चरित्र वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति सच्चरित्र बन सकता है। चरित्र वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। ठीक है ना, छात्रों के लिए तो इसका महत्व और विशेष और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आज के बच्चे कल के देश का कर्णधार बनेंगे, यानी भविष्य बनेंगे, और हमारे देश के भावी बागडोर वे संभालेंगे। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों के चरित्र पर नज़र रखना शुरू कर दें। अच्छे चरित्र वाले बन जाने से उसमें कई अच्छे गुण समाविष्ट हो जाते हैं। अच्छा चरित्र हो तो इसमें कई अच्छे गुण आ जाते हैं। ऐसे बच्चे सर्वत्र प्रशंसा पाते हैं, हमेशा उनका जय जयकार होता है तथा दूसरे के लिए भी वो प्रेरणादायक होते हैं, दूसरे के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब इसका हम क्या करते हैं, संक्षेपण लिखते हैं। संक्षेपण में हम लिखेंगे कि हम आज के समय का आज चरित्र का विशेष महत्व है। ठीक है, क्योंकि चरित्र वह आधार है जिस पर हम खड़ा होकर पूरे महल को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे चरित्र वाले हमेशा पूजे जाते हैं तथा संसार में उनकी हमेशा प्रशंसा होती है। इतना लिखते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं, आज चरित्र का विशेष महत्व है। चरित्र वह आधार है जिस पर व्यक्ति अपने जीवन का
महल, जीवन का महल खड़ा कर सकता है, जीवन का महल खड़ा कर सकता है, जीवन का महल खड़ा कर सकता है। अच्छे चरित्र वाले, अच्छे चरित्र वाले हमेशा पूजे जाते हैं। चलिए, हो गया हमारा संक्षेपण, ठीक है। अच्छे चरित्र वाले हमेशा पूजे जाते हैं, उनकी पूरे संसार में। गिन लेते हैं इसका कितना है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हमें 34 लिखना था, लगभग 28 है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। उनकी संसार में प्रशंसा होती है, होती है। 28 29 30 31 32 33, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल शब्द, नीचे इस साइड में लिखना है आपको कुल शब्द हाइपन देकर 102 और संक्षेपण का शब्द, संक्षेपण शब्द कितना है 33, ठीक है ना। यह हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप लोगों को संक्षेपण करना है, इसी तरह संक्षेपण को बनाना है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन है कि सभ्यता का आंतरिक प्रभाव संस्कृति है। सभ्यता समाज की बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है। सभ्यता क्या है? समाज की बाहरी व्यवस्था का नाम है। संस्कृति उनके अंतर के विकास का है, ठीक है। संस्कृति उनके अंतर के विकास का। सभ्यता की दृष्टि वर्तमान की सुविधा असुविधा पर आती है। संस्कृति की भविष्य या अतीत के आदर्श पर है। सभ्यता के निकट कानून मनुष्य में बड़ी चीज़ है, लेकिन संस्कृति की दृष्टि से मनुष्य कानून से परे है, ठीक है ना। सभ्यता बाह्य होने के कारण वह चंचल होती है, संस्कृति आंतरिक होने के कारण अस्थायी होती है। सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखना उनके व्यक्तियों को इस बात की सुविधा देती है कि वे अपने आंतरिक विकास करें। देखिए ये पूरे वाक्य में बताया जा रहा है कि जो सभ्यता होती है ना और संस्कृति होती है, सभ्यता आंतरिक प्रभाव की संस्कृति है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारी संस्कृति होती है ना, जो सभ्यता होता है वो समाज पर निर्भर करता है, यानी बाहरी व्यवस्था पर निर्भर करता है। कौन सा? हमारा जो सभ्यता होता है। लेकिन जो हमारी संस्कृति होती है ना, वो हमारी अंदर होती है, आंतरिक होती है। हमारी संस्कृति से ही सभ्यता का निर्माण होता है, यही ना कहा जा रहा है इसमें। तो बस लिखेंगे, इसका शीर्षक भी देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम शीर्षक नहीं दिए थे, यहाँ पर हम शीर्षक देंगे सभ्यता और संस्कृति देते हैं। शीर्षक भी लिखना होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। शीर्षक उसमें छूट गया था, ठीक है ना, उसका भी शीर्षक दे देते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर शीर्षक आपको देना है चरित्र का महत्व, ठीक है ना। चरित्र का महत्व शीर्षक दे देंगे, ठीक है ना। अपना चरित्र जो भी आपको शीर्षक सुटेबल लगता हो वो शीर्षक आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर शीर्षक हम क्या देंगे? संस्कृति और सभ्यता, ठीक है ना। संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता इसका उचित शीर्षक रहेगा, ठीक है ना। अब लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं क्या कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। और कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना। इसका भी आप लोगों का शब्द गिन लेना है कि कितने शब्द में हुआ है, ठीक है ना। और संक्षेपण हम कितने शब्द में किए हैं, इसका कुल शब्द कितना है, ऐसे आप लोगों को इसे गिन लेना है, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। सभ्यता का संबंध, सभ्यता का संबंध बाह्य समाज से होता है, समाज से होता है। संस्कृति हमारी आंतरिक
अस्थाई होती है, अस्थाई होती है। चलिए गिन लेते हैं, नहीं तो एक लाइन और लिख देंगे कि संस्कृति से ही सभ्यता का निर्माण होता है। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा देंगे, पहले शब्द को गिन लेते हैं कि शब्द कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कुल शब्द इसका कितना है? कुल शब्द है इसका 90। कुल शब्द है 90। ठीक है ना। और संक्षेपण का शब्द कितना होगा? संक्षेपण शब्द हो जाएगा हमारा, अभी संक्षेपण का शब्द हमारा 22 हुआ है। ठीक है ना, 30 कम से कम होना चाहिए, 90/3 करेंगे तो एक लाइन और लिख देते हैं कि संस्कृति ही सभ्यता को जन्म देती है। संस्कृति ही सभ्यता को जन्म देती है। तो भाई 23 24 25 26 27 28 29 शब्द। ठीक है, ये हमारा 29 शब्द। इसी तरह आप लोगों को संक्षेपण करना है, इस तरह आप लोग संक्षेपण करिएगा तो बिल्कुल 4 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा अच्छे और बनाकर लिखिएगा, हम जल्दी जल्दी में लिखते हैं। ठीक है, यही है हमारा संक्षेपण। आशा करते हैं कि आप लोग जरूर इसे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, और 2-4 क्वेश्चन और जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है उसे आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छे से हो जाएगा। 4 नंबर ये आप लोगों का छूटेगा नहीं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। ओके।